नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। ये होली है मोदी वाली, और किस लिए हम ये कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। उत्तर प्रदेश में 325 सीटें, 403 में से 325 सीटें, 3/4 बहुमत। 1991 में रामलला की लहर में भी इतनी सीटें बीजेपी नहीं हासिल कर पाई थी। पिछले 36 सालों में किसी पार्टी ने इस तरह का जबरदस्त बहुमत हासिल नहीं किया है उत्तर प्रदेश में। और उत्तराखंड में भी जैसा टुडे चाणक्य और न्यूज 24 ने बताया था, उससे भी बेहतर, बल्कि मैं कहूं बीजेपी ने प्रदर्शन किया। और ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। स्टार प्रचारक बनकर उभरे, लगातार सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में रोड शो किया, जनता दर्शन किया, रैलियां की। सवाल ये भी उठाए, मैंने भी सवाल उठाए थे कि ये विधान सभा का चुनाव है, एक प्रधानमंत्री इस तरह से गली मोहल्लों में, सड़क कूचों में, गलियों में घूम रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? उसका नतीजा आज, उसका जवाब आज प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया। और हमारे साथ बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जुड़ रहे हैं इस जीत पर बात करने के लिए। डॉक्टर महेश शर्मा, होली का मौका है और होली पे कहा जाता है, तंज कसे जाते हैं, मजाक किया जाता है, थोड़ी मस्ती की जाती है कि भाई बुरा ना मानो, होली है। लेकिन आप तो बड़े धीर गंभीर होकर बीजेपी वाले शायद विपक्षियों को कह रहे हैं, बुरा ना मानो, मोदी है, हमारे पास मोदी है। हमेशा इस बात को कहा था कि हम 2/3 बहुमत से अधिक हम जीत दर्ज कराएंगे उत्तर प्रदेश में। और ये बताइए, मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं, जब टुडे चाणक्य ये कह रहा है कि हम 285 सीट जीत रहे हैं तो हम तो जाहिर सी बात है 300 से ऊपर सोचे बैठे थे। हाँ। तो 325, हाँ 10-20 सीट और बढ़ गई। तो मैं तो पहले तो बधाई और धन्यवाद टुडे चाणक्य को देता हूं कि आपकी भविष्यवाणी या आपका आकलन जिस भी तरीके से आपने किया, और बल्कि आप सारे जो हमारे एग्जिट पोल वाले थे उनसे अलग निकले और आप बिल्कुल जो फैसला आया है उसके लगभग करीब रहे हैं आप। तो पहले तो मैं आपको बधाई और धन्यवाद भी देता हूं। और मैं समझता हूं कि हम लोग हमेशा, चाहे किसी भी स्तर पर, हमारे कार्यकर्ताओं ने, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सभी ने इस बात को हमेशा कहा कि हम 2/3 से ऊपर बहुमत, अब 300 तक सीटों तक हमारा आकलन था। और मैं समझता हूं और 24 सीटें इस प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए सरकार को देकर एक इतिहास रचा है। राजनीति का उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश की राजनीति में एक परिवर्तन की जो सोच उत्तर प्रदेश की जनता ने दी है, मैं समझता हूं आज प्रदेश और देश जाति, बिरादरी, धर्म की राजनीति करने वालों, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को मार्ग दिखाया है, रास्ता दिखाया है कि अब ये देश उनके इस बहकावे में आने वाला नहीं है। अब ये सुशासन, विकास, भ्रष्टाचार रहित शासन, पारदर्शिता के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नक्शों पर, उनके सपनों में रंग भरेगा ये देश और प्रदेश के लोग मिलकर। और देश आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। हमारी पार्टी के संगठनकर्ता, हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय अमित शाह जी की संगठन शक्ति, हमारे एक एक कार्यकर्ता ने जो बूथ पर पसीना बहाया है, उनकी ताकत, और मैं समझता हूं उनकी मेहनत रंग लाई है। प्रदेश की जनता ने हमें सर आंखे पर बिठाया है। मैं प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। हमने कहा था कि हम सत्ता पाने के लिए नहीं आए हैं जी, हम व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। और प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विश्वास को और मजबूती दी है। आपने मेरे अगले सवाल का भी जवाब दे दिया डॉक्टर शर्मा। सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस जीत में सबसे अहम भूमिका किसने निभाई? आपने बता दिया प्रधानमंत्री मोदी, आपने अमित शाह का नाम ले दिया, आपने कार्यकर्ताओं का नाम ले दिया। लेकिन यहां पर अब एक मैं थोड़ा गंभीर सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ये जो जीत मिली है, ये कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइंस, जितने जो जात पात, समुदाय, धर्म, ये तमाम चीजों का खांचा तोड़ते हुए जो ये जीत हासिल की है, एक ऐसी पार्टी ने जिसे ब्राह्मणिकल पार्टी भी कहा जाता था, सवर्णों की पार्टी कहा जाता था, आज हम एक न्यू बीजेपी, जैसे एक न्यू लेबर टर्म इजाद हुई इंग्लैंड में, एक न्यू बीजेपी, एक नई बीजेपी को देख रहे हैं कि आज 2017 में लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी
सवर्णों की पार्टी है, पैसे वालों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जो परिवर्तन आया है, मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, आपसे सवाल, प्रदेश की जनता के सामने भी ये सवाल रख रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो फैसले लिए, मैं सवाल पूछता हूं, डिमोनेटाइजेशन किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, 1 रुपए महीने के अंदर 2 लाख रुपए का बीमा की योजना, मैं समझता हूं ये सभी योजनाएं, या 330 रुपए साल के अंदर एक एक्सीडेंटल पॉलिसी योजना, किसानों के लिए फसल बीमा योजना, उज्ज्वला गैस योजना, ये क्या किसी करोड़पति या अरबपतियों के लिए थी क्या, किसी पूंजीपतियों के लिए थी क्या, ये आम आदमी के लिए थी, ये देश के गरीब के लिए थी, देश के जवान के लिए थी, देश के किसान के लिए थी, नौजवानों के लिए? वही बात मैं कह रहा हूं डॉक्टर शर्मा, आप लोगों ने नैरेटिव, आप लोगों ने पर खड़ा रहता है, आपने नैरेटिव बदल दिया। अब अमीर बनाम गरीब की लड़ाई कर दी और बीजेपी अब गरीबों की पार्टी हो गई। ये बदलाव आया है, ये मेटामॉर्फोसिस हुआ है बीजेपी में। देखिए, ये बात हम मान भी सकते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारी पार्टी की नीतियों में परिवर्तन नहीं आया। ये लोगों की धारणा थी। ये बात सही है कि इस धारणा को मजबूती दी है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि वो स्वयं एक ऐसी व्यवस्था से चलकर आए, एक ऐसे परिवार से चलकर आए हैं। उन्होंने देखा है गरीबी को, उन्होंने गरीबी के साथ फोटो नहीं खिंचवाए, उन्होंने गरीबी को किसी झोपड़ी में बैठकर फोटो खिंचवाने या खाना खाने के साथ नहीं शुरुआत करी। उन्होंने गरीबी को देखा है, करीब से सहा है उस गरीबी को, और वो दर्द समझते हैं आम आदमी का, गरीब का। वो दर्द कोई और लोग नहीं समझ सकते। मैं समझता हूं कि आज मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारी पार्टी के मुखिया ने एक जो परिवर्तन लाए हैं प्रदेश की, देश की राजनीति के अंदर, आने वाला भविष्य भारत का होगा विश्व पटल पर, हमारे राष्ट्रीय पटल पर। और आज पूरा विश्व कहीं ना कहीं ललचाई नजरों से हमारी तरफ देख रहा है कि भारत विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा, और हम उस पर खरे उतरेंगे, ऐसा विश्वास लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। 2014 के चुनाव का आपने जिक्र किया, और खास बात ये 2014 के चुनाव में 73 आपने लोकसभा सीटें जीती, अपने घटकों के साथ मिलकर 2 सीटें उन्होंने जीती थी। तो जितनी विधानसभा सीटों पर आपने बढ़त बनाई थी, लगभग वही आंकड़ा आपने 2017 में छू लिया। ये काबिले तारीफ है। लेकिन 2014 में आप और प्रधानमंत्री मोदी खालिस विकास की बात कर रहे थे। लेकिन यहां मैं थोड़ी कड़वी बात भी आपसे पूछना चाहूंगा। आप जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। इस बार नैरेटिव थोड़ा बदला नहीं था क्या? क्या हमने कैराना की बात नहीं की? क्या कब्रिस्तान शमशान नहीं आ गया? बिजली के करंट में भी हिंदू मुसलमान देखा गया? कसाब की बातें हुई? आपसे के सवाल का जवाब आपसे ही पूछता हूं कि जो भी बातें प्रधानमंत्री जी ने या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही, क्या वो सच नहीं थी? चाहे वो किसी विषय, क्या कैराना का सच नहीं था? प्रदेश में किसकी सरकार है? समाजवादी पार्टी की। अगर वो गलत थी तो प्रदेश की समाजवादी सरकार इसके बारे में बताती कि गलत है आंकड़े, ये गलत है आपका कहना। जो विषय प्रधानमंत्री जी ने कहीं कभी उठाए अपने भाषणों में, वो खाली बातों की लफाजी नहीं थी, वो वास्तविकता थी। हाँ, ये बात सच है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के सीने में धड़कता हुआ वो दिल है जो काले को काला और सफेद को सफेद कहने की हिम्मत रखता है, और ये हिम्मत वही रख सकता है जिसकी थाली में छेद नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी ने जिस पारदर्शिता की, जिस ईमानदारी की बात की है, स्वयं ईमानदार होते हुए हमारी पार्टी के किसी नेता पर, किसी मंत्री पर, आज 3.25 साल हो गए हमारी सरकार को बने हुए, किसी पर प्रश्न चिन्ह लगा? और पिछली सरकारें, प्रदेश की सरकारों की बात करें, सरकारें भ्रष्टाचार का आइकॉन बन चुकी थी। अखिलेश यादव जी की अगर बात करें, गायत्री प्रजापति जी को वो पार्टी से निकालते हैं, वो मंत्री पद से हटाते हैं, नेताजी के कहने से वापस रख लेते हैं। अखिलेश जी, अगर गायत्री प्रजापति बेईमान नहीं थे तो हटाया क्यों? अगर वो बेईमान थे तो नेताजी के कहने पे वापस लिया क्यों? अगर फिर भी आपके कहने पे वो बेईमान थे, आप नेताजी के दबाव में आ गए, तो सबसे पहले आपने टिकट दिया क्यों? टिकट देने के बाद उनका चुनाव प्रचार करने गए क्यों? हाँ, इन सवालों का जवाब ये लोग नहीं दे पाए। उनको तो आत्ममंथन करना होगा इस बात को लेकर। मैं एक राष्ट्रीय तस्वीर भी अब यहां पर खींचना चाहूंगा डॉक्टर महेश शर्मा, क्योंकि आप एक केंद्रीय मंत्री हैं।
अब मुझे ये बताइए, आज एक ट्वीट भी आ गया, एक नहीं 3 ट्वीट आए उमर अब्दुल्ला के, जिसमें उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मोदी जैसा स्वीकार्य नेता पूरे देश में नहीं है। अब विपक्ष को 2019 की तैयारियां छोड़कर 2024 की तैयारियां करनी चाहिए। ऐसे में इस चुनाव की आहट, इस चुनाव का कितना असर आने वाले 2.5 साल के आपके राजकाज और 2019 के चुनाव पर पड़ने वाला, ये कितना अहम था? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं उमर अब्दुल्ला जी को कि उन्होंने वास्तविकता को स्वीकारा, लेकिन मेरी दूसरी चिंता भी है। आज पार्लियामेंट के अंदर जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी कांग्रेस, आज वो हाशिए पर आ चुकी है। 10% संख्या चाहिए थी विपक्ष का नेता बनाने के लिए, कांग्रेस वह 10% आंकड़ा भी नहीं छू पाई। उत्तर प्रदेश की विपक्षी अगर हम बात करें, बहुजन समाजवादी पार्टी जो सरकार बनाने के दावे करती थी, आज 20 का आंकड़ा नहीं छू पाई। अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी भैया से गठबंधन नहीं, मैंने कहा था ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। और ठगबंधन कर कर भी जिस आंकड़े तक वो पहुंचे हैं, उस आंकड़े के बाद 2019 तक तो छोड़िए, 2024 तक ये विपक्ष रहेगा कहां? सवाल ये आपने मायावती का जिक्र कर दिया, आपने अखिलेश यादव का जिक्र कर दिया। डॉक्टर शर्मा, सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से खोजना पड़ेगा। आपने मायावती और अखिलेश यादव का जिक्र कर दिया, तो मायावती ने पहला तीर दागा है। मायावती ने इस पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए, ईवीएम में गड़बड़ घोटाले का आरोप लगाया। वो कह रही हैं चुनाव रद्द किए जाएं उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के, और पर्ची वाला सिस्टम दोबारा से इंट्रोड्यूस करके चुनाव कराए जाएं। सुर में सुर मिलाया अखिलेश यादव ने। ईवीएम में गड़बड़ी, गंभीर आरोप। मायावती जी, जब आप स्पष्ट बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनी थी, तभी भी यही ईवीएम थी। जब अखिलेश यादव 224 सीट के साथ बने थे, तभी भी यही ईवीएम थी। आज आप ईवीएम पर से विश्वास खत्म कर रहे हैं। आप देश के संवैधानिक ढांचे को, आप चुनाव आयोग को, जिस चुनाव आयोग की ख्याति आज पूरा देश नहीं विश्व मानता है, आज उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। बहन जी, हार को स्वीकार करिए। आपको पूरी प्रदेश की जनता ने आपको मौका दिया था जी, आप उस मौके पर प्रदेश की जनता के वादों पर खरा नहीं उतर पाए। फिर मैं नेशनल सिनारियो की बात करना चाहूंगा। दिया है डॉक्टर महेश शर्मा, मैं फिर से नेशनल सिनारियो की बात करना चाहूंगा। अब जो ये प्रचंड बहुमत आपको मिला है, उसके चलते आने वाले 4 महीने में जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, अब तो आप अपना मनमाफिक उम्मीदवार वहां खड़ा कर सकते हैं। और 2018 के लिए भी राज्यसभा की तस्वीर बदल जाएगी, जहां पर आप अल्पमत में हैं। तो क्या 2018 में जो आप कुछ और जबरदस्त बदलाव करने की जो आपके मन में बातें हैं, जिनका आप खुलकर इंतजार कर सकता है अब 2018 तक देश? देखिए, मैं पार्लियामेंट में भी हूं और मैंने कई बार देखा है कि विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस के लोगों ने विपक्ष का रोल अदा नहीं किया। हमने बहुत बार उनसे कहा कि राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर, चाहे वो जीएसटी हो, जैसे मुद्दों पर तो कम से कम सहमति आपकी होनी चाहिए थी। उन्होंने पार्लियामेंट का, देश का समय बर्बाद किया। ऐसे फैसले होने में देरी हुई और मैं समझता हूं ये बात सही है कि राज्यसभा में हमारी ताकत बढ़ेगी तो राष्ट्र हित के जो मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को पार्लियामेंट के माध्यम से तय करने में हमें मजबूती मिलेगी। राम मंदिर भी बनाएंगे, अब राम मंदिर बनाएंगे, अब उसमें भी अब तो प्रचंड बहुमत सूबे में भी बहुमत आ जाएगा, राज्यसभा में भी, लोकसभा में प्रचंड बहुमत पहले से ही है। अब राम मंदिर बनेगा, अब तारीख बता देंगे। विपक्ष आरोप लगाता है राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। देखिए, हमारे संकल्प पत्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे पार्टी के नेतृत्व ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि राम मंदिर के पर हमारी नीति क्या है। मैं समझता हूं जो लोग जानना, अब तो आंकड़े आपके पक्ष में हैं, शब्द पढ़ें। अब तो आंकड़े आपके पक्ष में हैं। 3 विकल्पों में से एक विकल्प तो खुल गया ना, अब तो आंकड़े आपके पक्ष में हैं। नहीं, हाँ, देखिए, हम तो
अरे अभी तक तो हम खाली टीवी पर बोलते थे, अब तो हमने लिख कर दे दिया अपने संकल्प पत्र में हाँ। कि राम मंदिर के बनने पर तो तारीख हमारी बता दीजिए। सरकार की, हमारी पार्टी की क्या नीति है, तो तारीख जो बता लोग दीजिए। पढ़ना चाहते हैं वो इसे पढ़ें। तारीख तो बता दीजिए। वो भी हमने लिख दी है उसके अंदर। हमारे संकल्प पत्र को पढ़ें, हमारे संकल्प पत्र को पढ़ें, हमने उसमें लिखित में दे दिया है, खाली जबानी लफाजी नहीं करी है, हमने तारीख लिख के नहीं दे दी दिया उसने, है। तारीख नहीं दी। आप शब्दों के बीच में और लाइनों के बीच में पढ़ें, आपको तारीख भी मिल जाएगी उसमें। डॉक्टर महेश शर्मा, ये बताइए लखनऊ की फ्लाइट कब पकड़ रहे हैं? देखिए, लखनऊ में सवेरे 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक फ्लाइटें जाती हैं और मुझे पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर्यटन जैसे मंत्रालय की दे रखी है। दिल्ली के अंदर स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी दे रखी है। मैं पहली बार का मेंबर पार्लियामेंट बना हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी पार्टी ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, पर्यटन प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत करीब है। वो ये मानते हैं कि पर्यटन इस देश के युवाओं की अनएम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का, विदेशी मुद्रा अर्जन का एक बहुत बड़ा साधन है और खास तौर पर हमारी भारत की घनी संस्कृति को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का बहुत बड़ा ताकत है और उस वजह से जिम्मेदारी मुझे दे रखी है। मैं बहुत संतुष्ट हूं अपनी इस जिम्मेदारी से और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। मैं उसे पूरी तन्मयता से निभा रहा हूं और आगे भी तो निभा रहे हैं, तभी तो मैं पूछ रहा हूं। और जो मेरे दर्शक मेरा सवाल ना समझ पाए हों, अब बिल्कुल सीधी सरल भाषा में डॉक्टर महेश शर्मा आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं? यहां किसी परिवार के अंदर मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पैदा नहीं होते, ना किसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पार्टियों से बनते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, प्रदेश का दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ वर्षों से प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां या पारिवारिक पार्टियां बन गई थी जिन्होंने देश की राजनीति को कलुषित किया है। हमारी पार्टी में ये फैसला सामूहिक नेतृत्व से किया जाता है। पार्टी का सर्वोच्च पार्लियामेंट्री बोर्ड लेकर फैसला करता है और जिसको भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो भी सर्वोत्तम व्यक्ति होगा उत्तर प्रदेश को लीड करने के लिए, उसे पार्टी, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देगा। तो आप में किस काबिलियत की कमी है, मुझे ये बताइए। आप में किस काबिलियत की? आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, आप फिलैंथ्रोपी करते हैं, आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आपने बाकायदा केंद्रीय मंत्री होने के नाते अपना जिम्मा सिविल एविएशन का हो, टूरिज्म का हो, बखूबी निभाया है। कोई कार्यकर्ता, आप राजनीति में आए बतौर कार्यकर्ता आता है, लेकिन कार्यकर्ता के मन में भी एक ख्वाब होता है ना कि सबसे ऊंची पोस्ट पर मैं भी किसी दिन बैठूं, कि वो ख्याल कभी मन में ही नहीं आया डॉक्टर शर्मा? देखिए, महत्वाकांक्षी होना ठीक है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना उचित नहीं है। और मुझे जो मिला है, मैं समझता हूं, मैं अपनी पार्टी का, मेरे प्रधानमंत्री जी का, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो भी मेरी अंदर खूबियां समझी होंगी और इतनी बड़ी उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है पहली बार के एमपी को, मैं तो उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आपसे ये सवाल रखता हूं कि हमारी व्यवस्था है कि एक जज है, एक वकील है और एक मुवक्किल है। मैं तो इनमें से कहीं भी नहीं, ना मैं मुवक्किल हूं, ना मैं वकील हूं और ना मैं जज हूं। तो जज को अपना काम करने दीजिए, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड को ये काम करने दीजिए। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फैसला करेगा वो सबको स्वीकार होगा। नहीं, आपको जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी वो आप अपनी क्षमता के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से जितना बेहतर निभा पाए वो निभा रहे हैं। पर मुझे ये बताइए, आपने भी तो योगदान किया है ना पार्टी के लिए। आप पहले ही टाइम के एमपी हैं, लेकिन अगर मैं देख रहा था अभी नतीजे गौतम बुद्ध नगर के, 3 सीटें आपने जीती। पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे 1 लाख से भी ज्यादा के अंतर से जीतते हैं, तो आपने भी तो योगदान दिया है ना। मैं आपको और बधाई दे दूं, मैंने अपनी लोकसभा की 5 सीटें जीती। मुझे मालूम है, मैं खास नोएडा की बात कर रहा हूं। पंकज सिंह ने उत्तर प्रदेश में जीतने का इतिहास रचा है, इतिहास रचा है। 64-63.8% वोट जो पोल हुआ है,
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 325 विधायकों में सर्वाधिक परसेंटेज वोट लेकर पंकज सिंह यहां से जीते हैं। मुझे खुशी है ये आपको बताते हुए, प्रदेश की जनता को बताते हुए, सर्वाधिक मत प्रतिशत जहां प्रदेश में 39 और 40% भारतीय जनता पार्टी का रहा है, नोएडा ने की जनता ने 63.8% जो पोल वोट हुए हैं वह वोट देकर भाई पंकज सिंह को जिताया है। मोदी जी की नीतियों में को विश्वास जताया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, ये सवाल में थोड़ा सा और आपको, क्योंकि ये आंकड़े मेरे दर्शकों को समझने भी जरूरी हैं। जो सवाल मैंने न्यू बीजेपी वाला आपसे पूछा था कि अब ये ब्राह्मणों की पार्टी सवर्णों की पार्टी नहीं रह गई है, सारे आंकड़े मैंने आज खंगाले। वो जाटव वोट बैंक, अभी तक तो ये था कि नॉन जाटव वोट बैंक, नॉन यादव ओबीसीज पर आपकी नजर है, लेकिन यादव भी आपके साथ आए हैं। तमाम ओबीसीज, तमाम ईबीसीज, तमाम जो दलित वोट बैंक है, सब जगह आपने जबरदस्त सेंधमारी की है। जो पारंपरिक एक खांचा बना हुआ था कि भाई दलित मुस्लिम वोट पर हम अपनी नैया पार लगा लेंगे या मुस्लिम यादव वोट बैंक पर अपनी नैया पार लगा लेंगे, वो चीजें आज तोड़ दी हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री चुनना, क्योंकि यू आर नॉट स्टिकिंग योर नेक आउट डॉक्टर साहब, पर एज ए पॉलिटिकल एनिमल मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, ये कितना मुश्किल होगा बीजेपी को, क्योंकि हर तबका अगर आपके लिए वोट करता है तो वो अपनी नुमाइंदगी या अपने बंदे को, चाहे जात पात का खांचा तोड़ दिया, पर जात पात एक सच्चाई है, वो चाहेंगे कि हमारा आदमी मुख्यमंत्री बने। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पंडित जी, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी पार्टी को आप अगड़ों पिछड़ों ब्राह्मण जाट गुजर की क्यों कहते हैं आप? हम हमारी पार्टी को यूं क्यों नहीं कहते हैं कि भारत के लोगों की पार्टी है, भारतवासियों की पार्टी है? हाँ, जो लोग इसको जात बिरादरी धर्म में बांटते थे, उनको प्रदेश की जनता ने हाशिए पर पहुंचा दिया है। वो अब इतिहास के पन्नों में होंगे। तो इसलिए हमारी पार्टी तो भारतवासियों की पार्टी है, अगड़ों पिछड़ों ब्राह्मण नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है जो सर्वोत्तम व्यक्ति होगा, मुसलमानों की भी पार्टी है, का हो, किसी जाति का हो, मुसलमानों की भी पार्टी है। जब प्रदेश की जनता ने हम मुसलमानों की भी पार्टी हैं। हाँ, मुझे कहते हुए गर्व है कि हम देश के उन मुसलमानों की भी पार्टी हैं। हमें इसमें कहने में कोई शिकवा नहीं। और कभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सबने कहा है हम हर भारतवासी की पार्टी हैं। हम पार्टी को समाज में नहीं बांटना चाहते जी। और उनको जवाब दिया है प्रदेश की जनता ने। जो कंपटीशन इस बात पर करते थे कि मैंने कितनी सीट किसको दी जी, हमने कभी नहीं कहा कि हमने कितनी सीट किस धर्म को दी, किसी जाति को दी, किस बिरादरी को दी। हमने कहा हमने जो जिताऊ कैंडिडेट, जो हमारा सर्वोत्तम कैंडिडेट था, उनको हमने पार्टी की टिकटें दी हैं। जिनको जवाब दे दिया प्रदेश की जनता ने, जिन्होंने जातियों के नाम पर टिकट बांटे थे जी, उनको जवाब मिल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेश शर्मा, आपने बिजी शेड्यूल में आपने वक्त निकाला, आपको होली मिलन कार्यक्रम में भी जाना है, मैंने आपको काफी देर बिठाए रखा। लंबी बातचीत, बेबाक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बीजेपी के इस जबरदस्त प्रदर्शन की वजहें क्या हैं, उन पर कुछ रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। बने रहिए।